हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं समीर कुमार बंसल, अपना भाई गुरुकुल में बीने सर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। तो बच्चों, आप इस क्लास में आप निरंतर नए अध्यापकों द्वारा नई नई क्लास देखने को पा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 2023 में बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा रिजल्ट होगा। और मैं आपको काफ़ी ईश्वर से कामना भी करता हूं कि आपका अच्छा रिजल्ट आए। और मैं आज आपको इस ग्रुप में, इस क्लास में आज को आपको होम साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में लेकर आया हूं मैं कुछ। और दो लाइन कहना चाहता हूं कि मंजिल जो होती है मिलती है भटकते ही सही, और गुमराह वो होते हैं जो घर से निकलते नहीं। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, लगे रहिए, निरंतर आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। तो आज मैं होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचे। तो बच्चों, आज हम पारिवारिक बजट का अर्थ जानेंगे। क्या होता है पारिवारिक बजट? बोर्ड एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है, पारिवारिक बजट क्या है, पारिवारिक बजट कैसे होता है, क्या इसका अर्थ होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटे शब्दों में इस शब्द की परिभाषा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। पारिवारिक बजट का अर्थ होता है परिवार के व्यय को नियोजित तथा एक विवरण प्रस्तुत किया जाता। जाना ही क्या कहलाता है? पारिवारिक बजट कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक प्रपत्र तैयार करना जिसमें आय और व्यय का लेख हो, जिसमें आय और व्यय का लेख हो, उसे ही क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। तो बच्चों, आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए ताकि आप ये सब लिखते रहो कि पारिवारिक बजट का अर्थ होता है कि जिसमें आय व्यय का एक प्रलेख तैयार हो, उसे ही बोलते हैं पारिवारिक बजट कहते हैं। तो बच्चों, आपको याद हो गया होगा। और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट का जो मेन फोकस किस पे होता है? बजट का मुख्य उद्देश्य। तो बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों, उसका मेन उद्देश्य होता है बचत करना। क्या करना? बचत करना। बचत करेंगे तो परिवार में रहने वाले सदस्यों को लाभ होगा, इसलिए हमें इसका मेन उद्देश्य होता है बजट करना, बचत करना। नंबर दूसरा है व्यय पर नियंत्रण। नंबर दूसरा क्या है? व्यय पर नियंत्रण। तो व्यय मतलब होता है खर्च। अगर हम पारिवारिक बजट बना के चलेंगे तो जो हमारी खर्चाएं हैं उस पर क्या लग जाएगा? नियंत्रण लग जाएगा, इसलिए व्यय पर नियंत्रण। आय का ज्ञान, अगर हम पारिवारिक बजट बनाएंगे तो आय का हमें ज्ञान होगा, क्योंकि कमाना और कमाने में ज़्यादा उड़ाना, अगर हम बजट नहीं तैयार करेंगे तो कमाने ज़्यादा हम ज़्यादा लॉस कर देंगे। इसलिए हमें पारिवारिक बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बजट का मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं कि बचत करना, व्यय पर नियंत्रण करना और आय का ज्ञान होना। तो बच्चों, आप इस टॉपिक पे समझ गए होंगे कि बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है और बजट का अर्थ क्या होता है। तो आइए बच्चों, आप अगले चैप्टर में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, जैसे कि हमने दो प्रश्नों को अभी हल किया, अब आइए तीसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। जो बोर्ड में ये प्रश्न हमने देखा है 2012, 13, 14, 20 और 22 और जो 2023 में आने के चांस हैं। कहते हैं कि पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत क्या है, क्या होता है, मेन इसका सिद्धांत क्या होता है जिसपे पारिवारिक बजट बनाया जाए। तो इस प्रश्न को मैंने सोचा कि बच्चों के समक्ष लेकर आऊं ताकि वो आसान शब्दों में याद कर सकें और बोर्ड में अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं, जैसे कि आपको मैं हेडिंग के माध्यम से बताऊंगा, और अगर आप बोर्ड में हेडिंग्स पर ध्यान देंगे तो आपका जो शब्द है वो खुद आप स्वयं से बना लिख सकते हो। हेडिंग पर ध्यान दीजिए और अपने शब्दों में बना के लिखिए ताकि एग्जामिनर जब भी देखे विस्तृत देखे और सुंदर लिखावट के साथ आप लिखिए ताकि नंबर देने में कोई हिचकिचाहट ना करे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितनी भी हेडिंग में लेकर आया हूं आपके दिमाग में घुस जाए और आप उस हेडिंग्स को ध्यान देकर अच्छे से उसको समझिए ताकि आपको लिखने में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो पारिवारिक बजट का मुख्य सिद्धांत होता है परिवार की कुल आय का ज्ञान होना। परिवार की कुल आय का ज्ञान होता, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको बच्चों। जैसे कि परिवार में सब सदस्य रह रहे हैं, उनमें जितने भी सदस्य कमा रहे हैं उनकी कमाई का जितना भी हम एक प्रपत्र लेखा जोखा तैयार करेंगे उतना ही पारिवारिक बजट अच्छा तैयार होगा बच्चों। नंबर दूसरा क्या है? मूलभूत आवश्यकताओं का ज्ञान। मूलभूत आवश्यकता, अगर आप एक परिवार में रह रहे हैं, एक परिवार से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनमें जानते ही आप बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं, समय समय पर अनेक प्रकार की आवश्यकताएं पड़ती हैं, तो उन पे हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए पारिवारिक बजट के सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। आप बना के अपने शब्दों में लिखिएगा ताकि बेहतर नंबर आपका आ सके।
सके। तो बच्चों हमारी तीसरी हेडिंग क्या है? आकस्मिक आवश्यकताओं का ज्ञान। आकस्मिक आवश्यकता जैसे कि अचानक में आप परिवार में रह रहे हो, कोई ऐसी असुविधा आपके यहाँ हो जाए जिसमें आपको उसके बारे में कोई ज्ञान ना हो, तो इसलिए अगर हम बजट बना के उसका लेखा जोखा तैयार रखेंगे, आय व्यय का संतुलन बना के रखेंगे, तो कितनी भी कठिनाई आ जाए आप उस पे जो है निरंतर आगे बढ़ सकते हो। अगर आप पारिवारिक बजट नहीं बनाए हो, इसका सिद्धांत आप नहीं दिए हो, नहीं समझ सके हो, तो आप उसका कोई ज्ञान आपको नहीं होगा। इसलिए आकस्मिक आवश्यकताओं पर हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आप बच्चों समझ लिए कि पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत क्या क्या होते हैं। आसान शब्दों में मैंने बताया, पारिवारिक कुल आय का ज्ञान होना, नंबर दूसरा मूलभूत आवश्यकताओं का ज्ञान होना, नंबर तीसरा आकस्मिक आवश्यकताओं पर भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों आप कॉपी पेन से लिखते रहिए ताकि जो है आपको समझ में आ सके। आखिरी हेडिंग हमारी क्या है? चौथी हेडिंग, पारिवारिक बजट के प्रकार क्या होते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि परिवार में जो होते हैं उसमें बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो बजट को हम जानने के लिए देखेंगे, मैंने हेडिंग्स लेकर आया है और हेडिंग्स को आप याद रखिए और अपने शब्दों में इसको बताइए। पारिवारिक बजट के प्रकार कितने होते हैं? पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला बजट आता है बचत का बजट। किसका बजट? बचत का बजट। नंबर दूसरा है संतुलित बजट। नंबर तीसरा है घाटे का बजट। आप बताइए बच्चों, मैंने क्या बताया? पहले बजट क्या होता है बच्चों? बचत का बजट। आप याद रखना, नंबर 1 क्या बजट है? बचत का बजट। नंबर दूसरा क्या है? संतुलित बजट। और नंबर तीसरा क्या है? घाटे का बजट। तो इन बजटों का जो क्रम होता है वो 3 होता है। आप अपने दिमाग में सेव कर लीजिए कि सर ने बताया है कि बजट कितने प्रकार का होता है? बजट 3 प्रकार का होता है। तो चलिए हम सारे बजट को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो बचत का बजट जो होता है ये ऐसा बजट होता है जिसमें आय व्यय में कुशलता पाई जाती है, जिसमें आय व्यय निरंतर एक समान रहते हैं, उसे बोलते हैं बचत का बजट। और नंबर दूसरा है संतुलित बजट। संतुलित बजट से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि ये ऐसा बजट जिसमें बहुत ही अच्छे क्रम से आय व्यय का ज्ञान होता है, जिसे हम संतुलित, इसमें आय व्यय बहुत एक समान तरीके से रहते हैं, उसे संतुलित बजट। इस बजट को एक अच्छा बजट कहा जाता है। गृह विज्ञान में गृहिणियों को इस बजट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो संतुलित बजट होता है वो परिवार के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। नंबर तीसरा क्या है? घाटे का बजट। इसमें जो है न ज़्यादा आय का ज्ञान हो पाता है न ज़्यादा बचत का, इसलिए जो है हमें घाटे का बजट तीसरे बजट में रखा गया है। इस बजट में जो है ज़्यादा कोई इंप्रूव नहीं होता, ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं होती, इसलिए इसे घाटे का बजट कहा जाता है। जैसे नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, घाटे का बजट, इसमें कोई बढ़ोतरी ना हो, उसे घाटे का बजट कहते हैं। संतुलित बजट, जिसमें हिसाब किताब एकदम समान तरीके से संतुलन बना के चले, उसे संतुलित बजट। और बचत का बजट, जिसमें बजट और बचत जो है एक समान तरीके से रहे, जिसमें लेखा जोखा सही तरीके से, उसे बचत का बजट कहते हैं। तो बच्चों आपको मैंने अभी बताया पारिवारिक बजट के मुख्य सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं और पारिवारिक बजट के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए बच्चों हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, जो मेरा आखिरी प्रश्न है चौथे प्रश्न में, कि बजट की जो मुख्य मद होती हैं। ये भी प्रश्न मैंने बोर्ड में कई बार देखा, कई बार ये प्रश्न एग्जामिनर घूम घुमा के यही से ही प्रश्न पूछता है, ताकि आपको डरना नहीं है बच्चों। ऐसे प्रश्न मिले तो आपको चुटकियों में उत्तर देना है कि बजट की मुख्य मद क्या है। सर जी हमें पता है, सर ने हमें पढ़ा रखा है कि बजट की जो मुख्य मद होती है, मद माने होती है प्रथम अवस्था, प्रथम इच्छा, प्रथम जो व्यक्ति का जो प्रथम आवश्यकता जो होती है, प्रथम भूमिका किस पे होती है उसके बारे में, कि मद माने प्रथम आवश्यकता क्या होती है। प्रथम आवश्यकता व्यक्ति को भोजन की होती है। आपको पता है भोजन हमारा जीवन चलाने का एक माध्यम है भोजन। नंबर दूसरा क्या है? शिक्षा के माध्यम भी एक मद है। नंबर तीसरा क्या है? माकान। क्या है? माकान। नंबर चौथे पे वस्त्र। उसके बाद मनोरंजन। जितने भी आपको टॉपिक इसमें बताए गए हैं बच्चों, वो जरूर आप दिन प्रतिदिन उसका उपयोग करते हो और अपने जीवन में उसको लागू करते हो। भोजन सभी लोग करते हैं, ये भी एक मद है। शिक्षा ग्रहण करना व्यक्ति का प्राथमिक वो है, क्या कहते हैं, प्राथमिक वो है कि मतलब प्राथमिक, जिसे कहते हैं प्राथमिक भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षा बिना जीवन
खराब है, बिना शिक्षा के जीवन क्या है, खराब है, इसलिए हमें शिक्षा लेनी चाहिए। नंबर तीसरा क्या है, मकान, मकान में जिसमें हम निवास करते हैं। नंबर चौथा क्या है, वस्त्र, जो हम निरंतर जो है अपने शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए, इसको ढकने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र, ये भी एक मद है। मनोरंजन, हम अपने जीवन में निरंतर कार्य रहते हैं, उसके बाद अगर हम जो है अपने शरीर को थोड़ा आराम देते हैं तो मनोरंजन की तरफ चलते हैं, थोड़ा शारीरिक थकावट मिल सके, इसलिए मनोरंजन का भी एक मद होता है बच्चों। ये पारिवारिक बजट के प्रमुख मदें होती हैं, आपको याद हो गया होगा। नंबर 1 में मैंने क्या बताया बच्चों, भोजन। नंबर दूसरे क्या मैंने बताया, शिक्षा। नंबर तीसरा क्या है बच्चों, मकान। नंबर चौथा क्या है आपका, वस्त्र। नंबर आखिरी में क्या बताओगे आप लोग बच्चों, मनोरंजन। भोजन, भोजन से हम जीवित रहते हैं, भोजन हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए हम भोजन करते हैं। आप अपने शब्दों में बना के लिखिएगा बच्चों, मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूं ताकि आप बोर्ड में हेडिंग्स के माध्यम से प्रश्न को खुद बनाओ उसका उत्तर। नंबर दूसरा क्या है, शिक्षा। शिक्षा ही जीवन का एक स्तर होता है जो ऊंचा उठा सकता है जीवन को। नंबर तीसरा क्या है, मकान, जिसमें हम निवास करते हैं। अगर परिवार में रहना है या कहीं पर रहना है तो आपको मकान की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है, इसलिए मकान सबसे ज़्यादा बजट का प्रमुख मद है। नंबर चौथा क्या है, वस्त्र, जिससे शारीरिक सुंदरता और अपने तन को हम ढकते हैं, जिससे सुंदरता प्रदान होती है। आखिरी क्या है, मनोरंजन। मनोरंजन के माध्यम से जो है हम अपने दैनिक कार्यों से थके हुए रहते हैं, तो इसको मनोरंजन के माध्यम से हम अपने शरीर को क्या कहते हैं, विराम देते हैं, इसलिए मनोरंजन भी एक बजट की मुख्य मद होती है। नंबर ये आपको याद हो जाएंगे बच्चों, और आप लोग कॉपी पेन से इसको लिखते रहिए, आप शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आखिरी तरफ चलेंगे, आखिरी प्रश्न की तरफ। डॉक्टर एंजिल का नियम, क्या, डॉक्टर एंजिल का नियम। डॉक्टर एंजिल एक ऐसे समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बजट के अंतर्गत अपनी परिभाषा दी है। इन्होंने अपनी परिभाषा को प्रस्तुत कब किया था, इस नियम को सन 1857 ईस्वी में, आप याद रखोगे 1857 ईस्वी में ये डॉक्टर एंजिल ने अपना नियम प्रस्तुत किया था पारिवारिक बजट का। ये जो थे समाजशास्त्री जो थे ये एंजिल, इन्होंने समाजशास्त्र में 3 वर्गों में लोगों को विभाजित किया था, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। तीनों वर्ग में परिवारों के जो सदस्य होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटे थे कि जो ज़्यादा धनी हो जाते हैं वो उच्च वर्ग में चले जाते हैं, जो अपना जीवन यापन किसी न किसी तरीके से करते हैं उनको मध्यम वर्ग में रखें, जो अपना जीवन सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं उनको जो है सबसे आखिरी वर्ग में रखा था, वो निम्न वर्ग था। इसलिए जो है डॉक्टर एंजिल ने अपना नियम 1857 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि 1857 में किसने अपना नियम प्रतिपादित किया था, तो आप क्या बताओगे, डॉक्टर एंजिल ने। क्या बताओगे आप बच्चों, डॉक्टर एंजिल ने। इस तरह हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दिया, और आपसे मैं उम्मीद करता हूं जितने भी प्रश्न मैंने बताया बच्चों उसको आप सही तरीके से समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो बच्चों तो वीडियो को जो है पीछे करके देखिएगा, और मैं चाहता हूं कि आपको एकदम आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करो ताकि आप बोर्ड में आप अच्छा नंबर ला सको। तो बच्चों जितने भी प्रश्न मैंने बताया आप उसको देखिएगा, समझिएगा और सही तरीके से उसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। डरना नहीं है, डर के आगे आपको एक चीज सीख लेना है कि डर के आगे क्या होती है बच्चों, जीत होती है। जो डरता है वो हमेशा पीछे चला जाता है, इसलिए हमें डरना नहीं है। बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक समझ लो आप डेली स्कूल जाते हो, विद्यालय जाते हो, उसमें आपको रोज टेस्ट देना पड़ता है, तो टेस्ट के माध्यम से वो डर आपको खत्म हो जाती है। सेम वही प्रोसेस है बोर्ड में। बोर्ड में कुछ है नहीं, आप बैठोगे, आपको कॉपी मिलेगी, आपके सामने एग्जामिनर रहेंगे, एग्जामिनर को आप टीचर समझ लीजिए अपने विद्यालय का, वो सामने खड़े रहेंगे। आपको अपने सही तरीके से सही क्रम में आपको पेपर देना है, ना ही किसी की तरफ देखना है, ना ही कुछ बोलना है। आपको जितना पढ़ाया गया है उसको सोचकर विचार करके सुंदर राइटिंग में आप लिखिएगा ताकि आपके अच्छे मार्क आ सकें। देखो बच्चों, आप जब भविष्य में कुछ करोगे तो इसमें आपके नाम के साथ साथ आपके परिवार का नाम होगा, आपके विद्यालय के टीचरों का नाम होगा, इसलिए आप जो है निरंतर अभ्यास करते रहिए। और अपना गुरुकुल भाई बीने सर की क्लास में जितने भी आपको टीचर मिलेंगे वो आपको जो है सही तरीके से एकदम आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क लेकर आओ। मैं उम्मीद करता हूं आप जो है अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे जो है विद्यार्थियों की तरह ऐसे ही प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, ताकि आपके बोर्ड में आपका अच्छा नंबर आ सके। आज के वीडियो में मेरा इतना ही, मैं आपसे विदा चाहता हूं और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मिलता हूं। थैंक यू।